बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में रीपेमेंट ऑफ ग्रांट के बारे में डिस्कशन की, लेकिन प्रीवियस जो एग्जांपल हम लोगों ने की थी उसमें हम लोग ग्रांट इन फुल रीपे कर रहे थे। आई होप कि वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम लोग रीपेमेंट ऑफ ग्रांट को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग रीपेमेंट करेंगे ना, वो फुल अमाउंट के साथ नहीं करेंगे। वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट की कुछ परसेंटेज हो सकती है, हम उसके मुताबिक उसको लेके चलेंगे। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होंगे, इसमें और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होती है कि जब आप लोग कुछ अमाउंट गवर्नमेंट ग्रांट रीपे करते हो लेकिन बाकी आपकी इनकम बन रही होती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है। ऑन 1 जनवरी 2020, Deep Sea Limited installed a non-current asset with a cost of rupees 500,000 and received a grant of rupees 100,000 in relation to that asset. The asset is being depreciated on a trade line basis over 5 years. Grant of rupees 90,000 was repaid on 1st January 2022 on failing to meet the few conditions of grant. Journal entries for the year 2020, 21 and 22 under both methods of presentation. तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। ऑलराइट, तो उसके लिए देखिएगा सबसे पहली एंट्री हमारे पास आ जाएगी प्लांट की परचेज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और हमारे पास बैंक क्रेडिट हो जाएगा बाय रुपीज 500,000। फिर ग्रांट को रिसीव किया, उसकी रिकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट हो जाएगी बाय रुपीज 100,000। ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे 1 जनवरी 2020। ऑलराइट, फिर पूरा साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द ईयर जाओगे और आप अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट करोगे। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 100,000। बात क्लियर हो गई। और साथ में इसके आप लोगों ने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम बनाना है। तो उसके लिए जो आपके पास एंट्री आनी है वो 100,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20,000। ये जाके रिकॉर्ड करोगे और नेक्स्ट ईयर के एंड पर भी सेम यही एंट्रीज दोबारा से रिकॉर्ड कर दोगे 2021 के लिए। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? अच्छा, अब सुने। अब हम लोग देखें तो हम लोग ना ग्रांट वापस करने के लिए गए ऑन 1 जनवरी 2022। तो जब ग्रांट वापस करेंगे तो कितनी अमाउंट से ग्रांट वापस करेंगे हम लोग? 90,000 से। तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 90,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय 90,000। अब यहां पर आप लोग देखें कि हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितना चार्ज करना है और साथ में हम लोगों ने डेफर्ड ग्रांट कितनी रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, हमसे क्या कहा गया था कि अगर आप रीपेमेंट करते हैं, अगर आप रीपेमेंट करते हैं तो रीपेमेंट में जितनी भी डेफर्ड ग्रांट आपके पास अनअमोर्टाइज्ड मौजूद है सारी की सारी उसको चार्ज कर देना। एम आई राइट? लेकिन जहां पर ना इस रूल में थोड़ी सी आपने कैलकुलेशंस करनी है, और वो क्या कि आपके पास ग्रांट होती है 100 की, और जो अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड ग्रांट एट द टाइम व्हेन रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इज मेड, उस टाइम पर तो हमारे पास अमाउंट तो 60 बचती है। कैसा नहीं है? 100 में से 21st ईयर में आपने इनकम बनाई, 22nd ईयर में आपने इनकम बनाई, तो आपके पास जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन बच गया वो तो 60 बचता है। तो यहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अगर 90 पे कर रहा हूं तो फिर डेफर्ड ग्रांट 60 के साथ चली जाएगी और 30 प्रॉफिट और लॉस काउंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहा है कि आप लोग देखें कि ग्रांट मिली कितने की? 100,000। वापसी कितनी कर रहे हो? 10 की तो इनकम है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर आइए 16 की तरफ थोड़े रेफरेंस के लिए मैं आपको लेके चलूं,
कि मैं अपने तमाम तरह एसिड को रीवैल्यू कर देता हूं, उन तमाम एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाता है, फिर उसमें से कुछ एसिड जाके डिस्पोज करता हूं, तो क्या सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म कर देता हूं, या सिर्फ उस एसिड से रेलिवेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म करता हूं? तो यहां पर तो बिल्कुल ऐसा ही है ना। 90 से रेलिवेंट कितनी इनकम बना चुके हो, और 90 से रेलिवेंट कितना बाकी रहता है, आपने उसको आके अकाउंट फॉर करना है। 10 तो आपकी इनकम है, वो 5 साल तक वैसी की वैसी चलेगी, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर 10 के हिसाब से लेकर चलें, तो फिर तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। तो ऐसा नहीं है जैसे 2 मिलियन हर साल इनकम बना रहे हो, उस 10 में से फर्स्ट ईयर में भी 2 को इनकम बनाया, सेकंड में भी 2 को इनकम बनाया, थर्ड में भी 2 को इनकम बनाओगे। ऑलराइट, समझ आ गई सब बच्चों को? और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में भी 2 की इनकम बनेगी। बात करते हैं इस 90 की। इस 90 के मुताबिक अगर आप लोग देखें कि इस 90 के मुताबिक कितनी इनकम बना चुके हो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपके पास 90 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट है, तो बताओ अब तक अनअमोर्टाइज पोर्शन कितना होगा? तो आप मुझे क्या करते हैं, कहते कि सर 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 18। 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 18। एम आई राइट? कि सर फर्स्ट ईयर में भी 18 को इनकम बनाता, सेकेंड ईयर में भी 18 को इनकम बनाता, टोटल इनकम बन चुकी थी 36 की। 90 में से 36 लेस करूं तो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन आउट ऑफ 90 इज, तो 54 को डेबिट करो। बात क्लियर हो गई? और अब तक देखो, 18 फर्स्ट ईयर में आपने इनकम बनाई, 18 सेकेंड ईयर में इनकम बनाई आउट ऑफ 90, तो 36 की इनकम बनाई है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को भी तो 36 चार्ज करो ना। सामने देखो। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को डाउट? तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डेफर्ड ग्रांट इनकम आप लोगों ने रिवर्सल डाल देनी है, ऐसा नहीं है। हमने उसकी भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलना होता है। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। डेफर्ड ग्रांट थी कितनी, अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन कितना रखा हुआ एट द टाइम व्हेन ग्रांट इज रीपेड? 60। ऐसे ही है ना? ग्रांट का कितने परसेंट रीपे करने जा रहे हो, तो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन भी 90% ले लो, 60 का 90%, 54। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बाकी बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करनी है। क्या ख्याल है? परसेंटेज में चले जाओ, तो इतना सबको सोचने की जरूरत ही नहीं है, कहानी खत्म हो जानी है। ओके, कोई डाउट किसी को? चलें अब नेक्स्ट। अब जब आप रीपेमेंट को रिकॉर्ड कर देते हैं, क्या आपके एसिड को पता चला कि आपने किसी किस्म की कोई रीपेमेंट की है? वो अपने आप को वैसे का वैसे डेप्रिशिएट करवाएगा, 100 मिलियन के साथ ही अपने आप को डेप्रिशिएट करवाएगा। लेकिन अब प्रीवियस एग्जांपल में देखो तो फिर सिर्फ डेप्रिसिएशन हो रही थी, क्योंकि डेफिड ग्रांट तो थी ही नहीं हमारे पास, है ना ऐसा? अच्छा, अब आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी थोड़ी ना वापस की है, कुछ तो है ना जो अपनी इनकम है। हाँ, अब अगर यहां पे गौर करो तो ऐसा नहीं है जैसे 100 में से अगर मैं 90 माइनस कर रहा हूं तो 10 है इनकम के तौर पर। एम आई राइट? उसने तो 5 साल तक चलना है ना हमारे साथ, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 मिलियन इनकम बनाओगे। बात क्लियर? दूसरा मेथड देखो, अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन कितना था व्हेन ग्रांट इज रीपेड? 60। उसमें से आपने रिवर्सल कितने का रिकॉर्ड किया, बाकी कितना बच गया अनअमोर्टाइज्ड? 6। कितने अरसे के लिए? 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। ऑल राइट, और रिकॉर्डिंग कर देंगे हम लोग deferred grant income debit and government grant income credit. Any problem? All clear? चलें, गुड। अब चलते हैं जरा सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हल्का सा, क्योंकि उसमें एसिड इन्वॉल्व हो जाता है। तो एसिड को कंपनसेट करना पड़ता है। जब हम लोग ग्रांट वापस कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग एसिड को कंपनसेट करते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई थी, हमें माफी दे दो, हम तुम्हें कंपनसेट कर देते हैं। तो वो कंपनसेशन हमें देखनी पड़ती है।
क्या एंट्रीज क्या रिकॉर्ड होंगी? सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय रुपीज 500,000। ओके। और दूसरी एंट्री क्या आएगी हमारे पास? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है, बैंक को डेबिट कर देंगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आपका एसेट कौन सी वैल्यू पर आ गया है? 410 400,000 पर आ गया। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन मेथड है और आपके पास रेजिडुअल वैल्यू भी कुछ भी नहीं है, तो आप 400,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 80 जाके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते हो। ये उस टाइम पर सोचने की बात होती है जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, इनकम कितनी बन रही है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ भी अगर एसिड के साथ कोई रेजिडुअल वैल्यू आता है तब जरा सोचना पड़ता है। तब हम 400 डिवाइडेड बाय 5 इतनी आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते। तब हमें सोचना पड़ता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, इसके ऊपर इनकम का कितना पोर्शन आ रहा है, जो एक्सेस अमाउंट होगी वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करेंगे। ये बात याद रखना, और ऐसी एग्जांपल हमने की हुई है। ओके। अच्छा, ये ना हो कि फिर ऐसी एग्जांपल आपके पास एग्जाम में आए और आप भूल चुके हैं, तो आपके पास जब एग्जाम में आएगी तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आ जाना है। वो इतना सिंपल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं उठा के दे देगा। तो फिर वो जो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल सॉल्व की थी ना हम लोगों ने, आई थिंक 14 एंड 15, तो आपके एग्जाम में उस जैसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, फिर उसमें फर्क क्या था कि वो जब आपने एग्जांपल सॉल्व की थी उस टाइम पे रीपेमेंट नहीं हो रही थी, वो एडिशनल पॉइंट उसके साथ लगा देगा कि गवर्नमेंट ग्रांट इज रीपेड। ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पे सुने, ये वाली दो तीन एंट्रीज तो क्लियर हो गई। एसिड की रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन, साथ में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। यहां तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए था। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब देखो, अब ग्रांट को वापस करना है। ग्रांट वापस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय, आ गया 90,000। अच्छा, अब ये आता है कि अब पीपी को डेबिट किस अमाउंट से करो। देखिए भाई, मल्टीपल रूल्स हैं, मतलब मैं आपको यहाँ पे किसी एक रूल पे नहीं रहने दूंगा कि भाई आपने सिर्फ इसे एक रूल के ऊपर रहना है, इसके अलावा नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मंजिल तक पहुंचेंगे, रास्ता अपना अपना चुन लेना, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अब किस तरह से वो कैलकुलेशन करनी है? सबसे पहली चीज, तो भाई आपने कुछ अमाउंट अपने एसिड को देनी है और कुछ अमाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को भी देनी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एसिड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सपोज अगर आपने एसिड्स में से, बात सुनिएगा, अगर आपने एसिड्स में से 100 मिलियन कम कर लिया था तो उसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी तो कम हुआ। हाँ, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होना बेसिकली इनकम को इंक्रीज नहीं कर देता। कई किस्म के आपने इनकम अपनी बढ़ा ली, एम आई राइट? इनवर्स प्रोपोर्शन होता है ना इनका। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये ज्यूम करना है कि अगर मैं ये 90 भी डेप्रिशिएट करता, जितनी रीपेमेंट कर रहा हूं उसके बारे में अब 100 के बारे में नहीं सोचना, मैं 100 थोड़ी ना रीपे करने जा रहा हूं। अगर ये 90 भी रीपे, ये गवर्नमेंट ग्रांट डिडक्ट ना करता और इसको भी डेप्रिशिएट करता, तो अब तक कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसके ऊपर चार्ज हो चुका होता? 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36। तो अब तक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना चार्ज कर चुका होता? तो कर दो तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज। नहीं समझ आई? क्लियर हो गया? मैं आपने ये देखा हो कि भाई इस 90 को जो अभी वापस करने जा रहे हैं इसको आपने जिंदगी भर अप्रिशिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने ना अपने एसिड में से 100 माइनस कर दिया था, तो फिर ये तो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा ना। अब आपने क्या करना है, जब ये वापसी चला गया है तो हमने इस एसिड को जब 90 वापस करने लगेंगे ना, तो एसिड कहेगा कि भाई मैंने ओवरस्टेट हो जाना है। अगर तुम ये 90 मुझे फ्रॉम द बिगिनिंग देते तो मैंने तो इसको डेप्रिशिएट करना था। अब तक 2 साल तक मैं अपने आप को डेप्रिशिएट कर चुका हूं। तुम ऐसा करो, ये 90 दो मुझे,
लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन दो, मुझे इसकी WDV दो। ऑलराइट, मुझे ये कॉस्ट ना दो, मुझे WDV दो। हमने कहा भाई कब से डेप्रिशिएट हो रहे हो, उसने कहा 2 साल हुए। हमने 90 को 2 साल के लिए डेप्रिशिएट कर दिया। हमने कहा ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके रिकॉर्ड कर देना 36 और अपने पास 54 संभाल लो। डन, हो गई बात क्लियर। अब हमने देखना है एसिड। टोटल मेरे पास एसिड था 500 का, एम आई राइट? अच्छा, उसमें से मैंने 100 लेस कर दिया, 400 का बाकी रह गया। ऐसे ही था ना, डेप्रिशिएट में 400 को करता रहा। गवर्नमेंट ग्रांट रीपे कितने की कर रहा हूं? इन केस अगर ये 90 में एसिड में से लेस ना करता तो एसिड की वैल्यू क्या होती? 490 होती। शाबाश, ये बात समझ नहीं आई? मतलब फिर ग्रांट तो 10 की रह गई ना, फिर तो मुझे 10 ही इसमें से लेस करना चाहिए था, तो एसिड की वैल्यू क्या आ जाती? अगर मैं 490 को डेप्रिशिएट करता तो ये देखें, वैल्यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय तो इज इक्वल टू, ये बात क्लियर? तो एट द टाइम व्हेन ग्रांट इज रीपेड, मेरे एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या होती? 490 में से 196 को माइनस कर दो, 290, 294, 1 जनवरी 2021। ऑलराइट, और अब अगर गौर करो, मेरे पास अभी के लिए एसिड की कैरिंग अमाउंट क्या है? 400, उसमें से 80 डेप्रिशिएट, यहां से 80 डेप्रिशिएट, टोटल कितना डेप्रिशिएट हो गया? 160। 400 में से 160 माइनस करो तो अब भी एसिड की वैल्यू क्या है? 240 से 294 पे पहुंचा दो, कितने का इंक्रीज? ये लिख दो और ये बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगी। ये दूसरा मेथड था, एसिड को कैलकुलेट कर लो और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू बैलेंसिंग आ जाएगी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कैलकुलेट कर लो, एसिड बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएंगी। दोनों को कैलकुलेट ना करो। ऑलराइट, मतलब कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस देख लो कि अभी एसिड की कैरिंग अमाउंट कितनी है। तो मुझे पता चला कि अभी अगर रीपेमेंट को इग्नोर कर दूं तो मेरे एसिड की कैरिंग अमाउंट है 240। किसी को डाउट? अब मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि सपोज अगर ये रीपेमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे एसिड का पार्ट होती और मैं इसको डेप्रिशिएट भी करता रहता तो आज एसिड की वैल्यू क्या होनी थी? क्या होनी थी? तो मैंने उठा के 240 को 294 पे कर दिया, 54 का इंक्रीज लाया। 90 में से 54 का इंक्रीज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को दे दिया, जो रिमेनिंग है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज, 54 एसिड को चार्ज और 36 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया। कोई डाउट? इजी है ना? पर थोड़ी सी अगर आप लोग एफर्ट्स पुट करें ना, थोड़ा सा सोचें, तो ये आपके मुफ्त के मार्क्स हैं। मतलब ये वो स्टैंडर्ड है जो बेसिकली आपको सिर्फ पास कराने के लिए आता है कि भाई कहीं तुम 50s की लाइन में रुक ना जाओ, 40s की लाइन में मैं तुम्हें 50s क्रॉस करूँ। तो आपने ना इस स्टैंडर्ड को ऐसे लेके चलना। पर अगर आप ये समझते हैं ना कि ये स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है, तो फिर बाकी चीजें तो इससे भी ज्यादा मुश्किल हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि आपको इस स्टैंडर्ड में से नंबर नहीं ले सकते, तो बाकी में से तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपको पास कराने के लिए आते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में हजारों लोग होंगे, लेकिन सारे बुरे तो नहीं है, लेकिन सारे अच्छे भी नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे लोगों का साथ हमारे साथ होता है, ये उन अच्छे स्टैंडर्ड्स में से है। ऑलराइट, जो अपने पढ़ने वालों को ना कहता है कि भाई पास करो और आगे मूव करो। राइट, तो थोड़ी सी एफर्ट तो फिर आपकी तरफ से भी तो होनी चाहिए ना, फिर ही ये आपका साथ देगा। दोस्ती ऐसे तो नहीं चलेगी, आपकी तरफ से भी एफर्ट होगी तो दोस्ती चलेगी। अब आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, अब लाजमी बात है एसिड को एप्रिशिएट करना है। तो अब ये देखो कि न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसिड क्या बन गई है? 294 बन गई है। और आगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 294 डिवाइडेड बाय 3, 98। ये रहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बात क्लियर? और दूसरा मेथड,
अगर आप लोग ये अज्यूम करो कि 90 की ग्रांट वापसी हो गई, तो ग्रांट तो बेसिकली 10 की है ना। 400 में से 10 माइनस 500 में से 10 माइनस करो इज इक्वल टू 490। और अगर 490 को पर ईयर डेप्रिशिएट करता तो 490 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, जाके 98 रिकॉर्ड कर दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर? एनी डाउट? चले गुड। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 14, 15, 16, 17 ये हम लोग कर चुके थे ना। आपकी होम असाइनमेंट में थी 18 एंड 19। अब चलें जल्दी से जरा हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 आप लोगों के पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, जब मैं आपको होम असाइनमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूं ना, तो देखो लाजमी बात है भाई, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ के उसका सोल्यूशन देख लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज क्या मैं तो पढ़ के नहीं बताऊंगा ना उसे, कि मुझसे वो क्वेश्चन करेगा और मैं उसे कहूंगा भाई ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आजा मैं तुम्हें सुना दूं, है ऐसा कोई सीन? तो लिखने की आदत डालो। जब तक लिखने की आदत नहीं डालोगे वहां पे फेल हो जाओ, आपसे लिखा नहीं जाता। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखें भाई आई कैप के पास पेपर्स का हिस्सा है, और अक्सर हम चार्टेड अकाउंटेंट्स में यही प्रॉब्लम होता है कि हमें लिखना नहीं। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, हम अकाउंटिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ना किसी चीज को डिस्क्राइब करने की, वहां पर हमारी छुट्टी हो जाती है। तो इस वजह से लिखा करो, चाहे अभी गलत ही क्यों ना लिखो, लेकिन अपनी तरफ से लिखो कि मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, फिर आकर इसको पढ़ा। ऑलराइट, इस तरह से इंप्रूवमेंट आएगी। देखो जब तक लिखोगे नहीं, आपको क्या पता आपके माइंड में क्या चल रहा था। तो इस वजह से ऐसा कोई किसी भी स्टैंडर्ड में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, तो आप लोगों ने लिखना जरूर है। कि अगर मैं ऐसा सपोज करो, मैंने कई मरतबा आप लोगों से ये बात की है कि यार क्या मैं पेपर आया हुआ है और आपके पास अब कोई और जरिया नहीं है, और बस 10 मिनट रहते हैं पेपर कंप्लीट होने में और आपने इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और अगर ये ना हुआ तो आपके 48 मार्क्स बनते हैं और इसी ने आपको पास करवा। जब ये सोच कर बैठोगे ना, आप कुछ ना कुछ लिखोगे उसके बारे में, फिर आप उसको पास भी करोगे, फिर आप थोड़ी बहुत जान भी लगाओगे उसके ऊपर। लेकिन जब ऐसे ही आ जाओगे ना, तो आप में कभी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, जैसे क्लास में बैठे हो ना, आप लोग सर हिलाते रहोगे, बड़ा आसान काम है, जैसे अल्लाह अल्लाह करते रहो, लेकिन भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि आप मेंटली एंड फिजिकली हर तरह से क्लास में नहीं होंगे ना, तो फायदा नहीं होने वाला। ओके, ये तो आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट इसको लगाया हुआ है ना सेटिंग के ऊपर, भाई तू ऊपर नीचे होता रहे, कि सर को पता चले कि बच्चा सुन रहा है। और अगर हम मेंटली कहीं और होंगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ये आपके फायदे के लिए है भाई, इसलिए थोड़ी एफर्ट पुट किया करो। जब यहां पे आके बैठ जाओ ना भाई, देखो घरों में आप इतने को एक्टिव होके नहीं बैठते, नहीं पढ़ते, और अगर क्लास में भी वैसे ही बैठोगे तो आप लोगों का ही नुकसान है इस चीज में। इसीलिए एट लीस्ट वो जो 20 आउट ऑफ 24 आवर्स, एट लीस्ट ये 1.5 आवर आप एक्टिव माइंड हो। इतना जरूर ठान क्या हो कि एटलीस्ट यार मैं क्लास में जा रहा हूं ना, क्लास से तो कम से कम मैं कुछ सीख कर रहा हूं, हमने कामयाब हो जाना है। ओके, चल अब इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 18 को कहते हैं डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डन विद द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज इन अकॉर्डेंस विद IAS 20। अच्छा अब देखें, जब बात आती है ना डिस्कशन की, तो आपने हर मेथड बताना होता है उसे, कि भाई आप इसको ग्रांट रिलेटेड टू इनकम रिकॉर्ड करो या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, वो आप उसे बताओ, क्योंकि अब इसमें ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड होनी है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। ऑलराइट, लेकिन सपोज आपने उसको कह दिया कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, फिर आप उसे बताओ कि भाई आपके पास दो मेथड्स हैं इसकी रिकॉर्डिंग करने के, कि आप या तो इसको डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करो और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम अदर इनकम का पार्ट बनाते जाओ ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ओके, या फिर उसको डिडक्ट कर दो फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। बस ये बातें बता दिया करो उसको। मतलब ये देख लो कि स्टैंडर्ड की जो बिल्कुल निचोड़ है ना, समरी आपने वो बतानी है उसको। ऑलराइट, जहां पे एस एज सच किसी किस्म की कोई कैलकुलेशंस करके देने की जरूरत नहीं है कि आप इतनी अमाउंट ही लेकर जाना।
हाँ, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बता दे तो शायद आप कोई कैलकुलेशन कर दो, अदरवाइज जर्नल वे में उसको बताना। क्लियर? अब आ जाओ इधर, कहता है जीरो लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लांट। अच्छा, यहां से पता चल गया ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स इन एन अंडर डेवलप्ड रूरल एरियाज 3 years ago. One of the condition of the grant was that Excel will maintain a minimum of 2% employees during the next 5 years. मतलब कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कंडीशन, लेकिन उसने कहा 3 साल पहले ये हम लोगों ने ग्रांट ली, तो चौथे साल में मौजूद है और वहां पे कोई प्रॉब्लम होने लगी है। अब क्या कहते हैं आगे, कहते हैं however ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है, worsening economic conditions, Excel failed to maintain 200 employees and the full grant become payable immediately in the current year. Excel has been presenting the grant in statement of financial position by deducting the grant in arriving at the carrying value of the plan. अब अगर यहाँ पे गौर करें तो पॉलिसी तो उसने खुद ही बता दिया। अब मैं उसे ये नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। मैंने ना उसको रीपेमेंट के बारे में बताना है कि आपने रीपेमेंट की रिकॉर्डिंग कैसे कर, 3 साल तक वो अपना काम सही से कर रहा है और वो कहता है कि भाई जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने ग्रांट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में से लेस किया है, सारी ग्रांट रीपे होने जा रही है, तो अब क्या करूं। तो अगर आप लोग गौर करें तो जब हम लोगों ने रीपेमेंट ऑफ ग्रांट को डिस्कस किया था, लोग कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, ये तो हमें ऐसे ही समझ आ जाते हैं। ये इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ था। अब यहां पर वो सारा क्राइटेरिया मेंशन था कि अगर आप लोग ग्रांट को रीपे करते हो तो आपने उसके लिए क्या कुछ करना है, तो यहाँ पे गिवन था। लेकिन इसमें से हम लोग थोड़ा सा उम्मीद कर देंगे उस पोर्शन को जिसमें हमें कहा गया था कि अगर ये डेफर्ड होगी तो उसके क्या ट्रीटमेंट है, हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो बात नहीं बताएंगे क्योंकि उसकी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनती ही नहीं है, उसकी पॉलिसी ही नहीं है। कहते हैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, अब ये बात हमने बतानी है उसे, बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स, और वाली बात नहीं बताएंगे, ओके, क्योंकि उसका ताल्लुक फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से, और डेफर्ड तो उसने किया ही नहीं है, तो हम लोग ये वाली बात उसको नहीं बताएंगे। हम क्या कहेंगे, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, और उसके लिए the cumulative additional depreciation that would have been recognized in profit or loss to date in the absence of the grant shall be recognized immediately in profit or loss। ये वो बात थी जो आपने बतानी थी। हम वैसे स्टोरी बनाना चाहो तो बड़ी लंबी सी स्टोरी बन जाएगी, लेकिन अगर आपने यही बात लिख दी ना, आपका सोल्यूशन बन गया है कि भाई बेसिकली इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये बनती थी। ऑलराइट, और ये देखो, ये जर्नल एंट्री भी बता सकते हो अगर डिस्कस करना चाहो, लेकिन डिस्कशन में जर्नल एंट्री बहुत कम ऐसी सिचुएशन है कि हम लोग बता रहे हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसने क्या किया। कहते हैं वन गवर्नमेंट ग्रांट बिकम पेएबल इट इज अकाउंटेड फॉर एज, ये बात भी बताई गई थी हमें, ओके। अब देखो, आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता के गया कि जब भी आप लोगों ने डिस्कशन करनी हो ना, जरूरी नहीं आप पूरा पैसेज लिखो, आप बुलेट पॉइंट्स में बताना शुरू कर दो, हर एक पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट चीज के बारे में, आपके लिए लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। हो सकता है आप पूरा पैसेज बड़ी मुश्किल से लिखें, लेकिन ये बड़ा आसानी से लिख लेंगे। क्या, गवर्नमेंट ग्रांट के रिपेमेंट को एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कंसीडर करना। अब चाहे कोई भी इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, ये बात जरूर लिख देना उसमें। क्लियर? फिर क्या कहता है, as a grant was presented as deduction from related plant, its repayment would be recognized by, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या मैंने आपको बता नहीं दिया था ये। अच्छा, फिर
कहते हैं द cumulative additional depreciation that would have been recognized in profit or loss to date in the absence of the grant must be recognized immediately in profit or loss। अब अगर बुक पढ़ी हुई हो तो क्या आप लोग इसका सोल्यूशन ना कर सकते? यही वजह है कि स्टडी टेक्स्ट को प्रेफर कर रहा होता हूं कि आपके इस किस्म के क्वेश्चन हमेशा स्टडी टेक्स्ट में से बनते होते हैं। तो अब नेक्स्ट देखें, ऑल्सो द सर्कमस्टांसेस गिविंग राइज टू रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट माइट इंडिकेट द पॉसिबल इम्पेयरमेंट ऑफ द न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट। और इम्पेयरमेंट भी तो हमने पढ़ी थी ना, अगर हमने किसी किस्म की कोई ग्रांट वापस कर दी है तो लाजमी बात है एसेट की कैरिंग अमाउंट इंक्रीज कर चुकी है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें किसी किस्म का कोई इम्पेयरमेंट लॉस ना आता है, कि ऐसा ना हो कि रिकवरेबल अमाउंट कम हो रही हो, तो हम लोग जाकर उसको भी चेक कर लेंगे। लास्ट वाला पॉइंट ना भी लिखो ना और ये 3 लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाने से, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट था। ऑलराइट, नेक्स्ट बी पार्ट, कहते हैं वन लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम ग्रांट, in the current year at an interest rate of 5% per annum. The prevailing market interest rate is 12% per annum. The only condition attached to the loan is that it should be used for acquisition of। अच्छा, अब ये क्या चीज है? ये फॉरगिवेबल लोन नहीं है। ये क्या है? वो जो बेनिफिट मिलता था हमें बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, उसको गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड करना, उसके बारे में सारी स्टोरी बताएंगे। अब जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया था, क्या उसने ऊपर 3-4 लाइनें आपको बताई नहीं थी कि आप लोगों ने क्या करना है? वो जो उसने डिफरेंस की बात बताई थी आप लोगों को कि भैया आपने डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस को गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे जाके रिकॉर्ड करना, याद आया? बस वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आपने जाके लिख देना था कि भाई डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करना है, और वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर हम लोग जाके रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखें क्या कहते हैं, द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट लोन एट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज। तो पहले ये बताओ उसको कि भाई हम इसको गवर्नमेंट ग्रांट रेट करेंगे, साथ में द लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेजर्ड एज पर IFRS 9। मतलब आपने लिख देना है द लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, कि लोन को लायबिलिटी बनाएंगे, जबकि जो बेनिफिट हमें मिल रहा है ड्यू टू बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट उसको ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। Clear? Next one, government grant should be recorded as the difference between the initial carrying amount of the loan, मतलब जितना लोन हम लोगों ने अभी लिया वो, एंड ये प्रोसीड रिसीव्ड जो लोन लिया, और जो लोन लिया उसकी इनिशियल कैरिंग अमाउंट, वो जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था वो, उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। एज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द लोन इज एक्विजिशन ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। तो ऐसा नहीं है जैसे एसेट हो, ऐसे ही है ना? अब देखो क्या कहता है, द ग्रांट शुड बी कंसीडर्ड एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। तो फिर जो मशीनरी की यूजफुल लाइफ होगी वहां तक हम इसको इनकम का पार्ट बनाते रहेंगे। शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर द लाइफ ऑफ द। अच्छा, अब अगर आप लोग यहां पे सोचो कि अगर मैं इसको एसेट के ऊपर जो मिलने वाली ग्रांट है इसको मैं डेफर करता हूं, तो फिर तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट मैं उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। किसी को डाउट? क्लियर? लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर ही उसको डिडक्ट कर देता हूं तो फिर तो ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ मैं उसको इनकम नहीं बना रहा है। बना रहा हूं यार, बना रहा हूं ना इनकम। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज, तो बेसिकली मेरी इनकम को इंक्रीज नहीं कर रहा। तब भी ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इनकम का पार्ट बनती है, सिर्फ दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिड्यूस कर देती है, वहां पे मर्ज हो गई है। क्लियर? इफेक्ट हर साल बराबर ही गया था,
दिखाया नहीं था आप लोगों को जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमारे पास ये फैक्ट बिल्कुल सेम सेम जाता है, चाहे हम लोग डिडक्ट करें चाहे हम लोग डेफर करें। क्लियर? तो ये वाली जो बात है ना, ये दोनों सिचुएशंस में बिल्कुल ठीक ठीक है कि ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का ही पार्ट बन रही होती है। क्लियर? अच्छा, फिर द ग्रांट मे बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय सेटिंग अप द ग्रांट एज और बाय डिडक्टिंग ग्रांट इन अराइविंग एट द ऑफ द। अब अगर आप गौर करो तो क्या इस सेकंड पार्ट में उसने अपनी पॉलिसी बताई थी? और देखो तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कह दिया था कि उसको बताना कि भाई ये ग्रांट किससे रेलिवेंट है, और साथ में ये बताना कि अगर इससे रेलिवेंट है तो तुमने क्या क्या करना है। तो कैसा नहीं है, उसने पहले प्रूफ दिया, क्योंकि ये जो ग्रांट, ये जो लोन आपको मिल रहा है एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, ये बेसिकली टेक्सटाइल मशीनरी के लिए मिल रहा है। तो वो जो हम ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे हम उसको ट्रीट करेंगे एज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। तो उसके लिए जो हमारी ट्रीटमेंट होती है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तुमने इसको इनकम का पार्ट बनाना है ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ, और तुम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो बाय डिडक्टिंग द ग्रांट फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट और बाय डेफर्ड इनकम। ऑलराइट, तो क्या अब फ्यूचर में आप ऐसे पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे? तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है और मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाने हैं। फजूल की कहानियां ना लिखना अपनी तरफ से, जो स्टैंडर्ड की बातें होना। चाहे देखो भी 5 बातें लिखने से बेहतर है 3 लिखो, लेकिन ऐसी लिखो कि वो कहे कि यार क्या बात है, यही तो सुनना था मैंने। 5 की जगह पे 8 ना लिखो, 5 की जगह पे 3 लिख देना, लेकिन पता हो कि भाई स्टैंडर्ड की वर्डिंग है, स्टैंडर्ड में ये बात मेंशन। क्लियर? वो इंप्रेस नहीं होने वाला कि मैंने 5 बातें कही थी तो तुमने 8 लिख दी हैं, वाह क्या बात है, ये ले 8 नंबर ले जा। वो उस चीज को माइंड कर जाएगा, यार 5 बातें कही थी तो 5 ही बता देते, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। 3 पॉइंट तुम्हारे वो एक्स्ट्रा से बढ़ेगा, 1-2 मिनट उसके जाए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 19। शो हाउ द अबाउट ट्रांजैक्शन शुड बी reflected in the financial statements of CATI for the year ended 30th June 2023, where any accounting standards allow a choice. You should also show all possible options. All right? चलें, अब करना क्या है हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम लोगों ने देखना है कि इन तमाम तर पॉइंट्स को किस तरह से हम लोगों ने अकाउंट फॉर करना है, और अगर किसी जगह पे कोई ऑप्शन है तो हम लोग साथ में ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना करो तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये बनता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2023, CATI received 3 grants, the details of which are set out below। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना आपने क्वेश्चन को जरा कंप्लीट पढ़ना है और ये देखना है क्या फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट पे किसी किस्म का कोई इंपैक्ट है, सेकंड का थर्ड पे या फर्स्ट पे कोई है। ये तीनों इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, इसके बारे में आप लोगों ने जरूर देखना है। अब देखें यहाँ पे कहते हैं ऑन 1 सितंबर 2022 अ ग्रांट ऑफ ₹40,000 फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट मींस दैट गवर्नमेंट के डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि लोकल गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन का पार्ट है। दिस ग्रांट वांस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब ग्रांट रिलेटेड टू एसिड नहीं है ना, ऑफ ₹70,000 which Cathy had incurred, तो मतलब पास्ट सेंटेंस है, पास्ट है, पास्ट एक्सपेंसेस से रेलिवेंट ग्रांट मिल रही है, तो क्या पढ़ा था, इमीडिएटली इनकम का पार्ट बना देना, और इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे, अदर इनकम में हम लोग जाकर इसको रिकॉर्ड कर देंगे 40,000 अपनी ग्रांट इनकम। एनी डाउट? कोई और ऑप्शन? बस ऐसे ही है, इसको जाकर क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी? नहीं जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है वहां। ओके, अब साथ साथ जरा मैच करते जाना है इसको। देखें
कहता है प्रेजेंटेशन सेपरेट डेफर्ड ग्रांट और अदर इनकम, और नीचे हमें वो बता रहा है डिडक्टिंग फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ और नेट एक्सपेंस। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में पहले बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो फर्स्ट पॉइंट का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो दूसरी स्टेटमेंट कौन सी आएगी, स्टेटमेंट ऑफ, तो और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ट्रेनिंग एक्सपेंस एज इट इज 40,000, सॉरी ट्रेनिंग एक्सपेंस 70,000, ये आपने रिकॉर्ड करना है, ओके, क्योंकि इसी साल में उसने इनकर्ड किए थे, और साथ में आप लोगों ने इससे रेलिवेंट जो ग्रांट है उसको इनकम भी बना देना है, ओके। अच्छा उसने ना जरा मिक्स कर दिया है, आप चाहें तो आप इनकम को अदर इनकम की हेडिंग अलग से रखें और अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग अलग से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाएगी, और वो तो बाद में पढ़ेंगे ना, और अदर इनकम में जाकर आप लोगों ने जाकर ग्रांट रिलेटेड टू ट्रेनिंग कॉस्ट उसको अपनी इनकम बना देना है 40,000 से। बात क्लियर? जब सेकंड पार्ट में भी जाए ना तब भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ही पार्ट बनेगी। एटलीस्ट अगर 2 नंबर भी होते तो ये तो आ सकते थे, ऐसा नहीं था क्या? तो भाई आप लोगों ने हमेशा 10-20 मार्क्स के लिए एफर्ट नहीं पुट करनी, आपने आधे आधे एक एक नंबर के लिए एफर्ट्स पुट करनी, कि भाई अगर मैं ये चीज इधर जाके लिख दूंगा तो मुझे आधा नंबर मिल जाना है, मुझे 1 नंबर मिल जाना है, बस आपने इतनी फाइट करते रहना है हर पॉइंट पर, कि ये चीज अगर ये जहां जाके लिख रहा हूं तो आधा नंबर तो मेरा इंक्रीज हो चुका है, तो ये करते करते आप 50 क्रॉस कर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, और पेपर पास हो जाना है, ओके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, on 1st November 2022 Katie bought a machine for rupees, a grant of rupees 100,000 was received from central government in respect of this purchase, मतलब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। हाँ इसके लिए ऑप्शंस थे, हम इसको डेफर करें या डिडक्ट करें फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। The machine which has a residual value of rupees is depreciated on a over its of all right। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट मेथड पे आते हैं, कि जब हम लोगों ने ग्रांट को डेफर करना, भाई एसिड तो अपनी वैल्यू पे एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या रिकॉर्डिंग करेंगे एसिड की, कॉस्ट आ जाएगी 350, ओके, और इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 350 में से 50 गया, बाकी रह गया 300, 300 डिवाइडेड बाय 5 के इज इक्वल टू 60, 60 से इसको लेस किया तो एसिड की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 29, 350 में से 60 लेस करना है, 300 में से ना कर दें, हाँ साथ में नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ, और जून तक 6 मंथ, तो टोटल 8 मंथ हो गए। हमारे पास ये बन रही थी 60,000, 8 से 48 48,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, 5 8 5 40, ठीक है, 40,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने जाके नॉन करंट एसिड्स में एसिड को रिकॉर्ड करना है, 350 में से 40 गया, बाकी ये बात आपको समझ आ गई होगी, ऑलराइट। अच्छा फिर गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ करना है, ग्रांट अब अगर हम लोग इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं डेफर्ड इनकम के तौर पर, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बनती है। आपकी ग्रांट है कितनी, ग्रांट है कितनी इन टोटल 100,000, डेफर कर रहे हो उसको कितने अरसे के लिए, ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड ऑफ 5 इयर्स। तो भाई देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, एसिड की रेजिडुअल वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी स्ट्रेट लाइन मेथड ही है, ऑलराइट। बस फर्क क्या आएगा कि ग्रांट की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती, सिंपली आपने क्या कर देना है, जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम है हर साल का, तो ग्रांट भी हर साल सेम जाएगी। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो फॉर 8 मंथ्स, तो ग्रांट के ऊपर भी टाइम फ्रैक्शन लगाओगे, ऑलराइट। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12, 100 बाय 5 20, 8 बाय 12 इज इक्वल टू यहाँ 13,333, तो ये आपके पास बनेगी इनकम। मेरी बात समझ आई है सब बच्चों को, 13,333
ड्यूरिंग द पीरियड गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अदर इनकम का पार्ट बन जाएंगे। ये लास्ट वाली क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा अब जरा सुनिएगा, टोटल ग्रांट कितनी थी, उसमें से इनकम कितनी बन गई? 13,333। Am I right? Yes, बाकी कितनी बच गई? 86,667 लाइबिलिटी है। लेकिन इसमें से अगर देखें अगले साल इनकम कितनी बनाओगे, अब तो टाइम फ्रैक्शन नहीं लगेगा ना, तो 100/5 इज इक्वल टू, तो 20 जो है वो करंट लाइबिलिटीज का पार्ट बन जाएगा, और जो रिमेनिंग 66,667 है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज का पार्ट। बात क्लियर? फर्स्ट मेथड कंप्लीट, बस इतना कुछ करना था। सेकंड मेथड डिस्कस करें। अच्छा सेकंड मेथड देखें, एसिड की वैल्यू कितनी है? 350, उसमें से ग्रांट कितनी मिली? 100, तो बाकी कितनी वैल्यू बच गई? 250। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को डाउट इस पर? अच्छा अब उस 250 में से भी तो 50 की रेसिडुअल वैल्यू है, बाकी कितना बच गया? 200। 200 डिवाइडेड बाय 5 40, 40 मल्टीप्लाइड बाय 8/12, तो आंसर आएगा हमारे पास 26,667। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? किसी को कोई डाउट वगैरह? जी जाके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दोगे, सेकंड मेथड। और जो बात क्लियर है ना सब बच्चों को? और जो मेरे पास एसिड की वैल्यू आएगी 350 में से 100 तो गवर्नमेंट ग्रांट ने लेस करवा दिया था, बाकी रह गया था 250। 250 में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 223,333। ऑलराइट, ये आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी। अब जब डेफर ही नहीं किया तो लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। कोई डाउट? ऑल क्लियर? गुड। किसी को कोई ऐसी बात जो समझ ना आ रही हो और वो पूछना चाहे? साजिद, चले फिर सी पॉइंट पर। ऑन 1 June 2023 a grant of rupees 100,000 from local government. This grant was in respect of relocation cost that Cathy had incurred moving part of its business from outside the local area. The grant is repayable in full unless Cathy recruits 10 employees locally. By the end of 30th June 2000, Cathy is finding it difficult to recruit as the local skill base does not match the needs of this part of the business. हाँ जी, क्या करें? अच्छा अगर गौर करो ना, हम लोग कौन सी ईयर की वर्किंग कर रहे हैं? 23। तो स्टार्ट कहां से हुआ था? 1 जुलाई 2022। ग्रांट कब मिल रही है? 1 जून 2023, बस साल के एंड होने से 1 महीना पहले। ओके, 12th मंथ के फर्स्ट डे पर मुझे ग्रांट रिसीव हो गई। ग्रांट रिसीव हुई उस पर्पस के लिए जो पहले हो चुका है, रिलोकेशन हैड इनकर्ड, हो चुकी है। तो यहां से ऐसे लगा जैसे कि पास्ट एक्सपेंस के बारे में कोई बात कर रहे हैं। पास्ट एक्सपेंस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इमीडिएटली ग्रांट बना दी है, लेकिन ग्रांट ने कहा, क्या कहा था कि रिकॉग्नाइज कब करना? जब ग्रांट रिसीव हो जाए या अश्योरेंस हो कि ग्रांट विल रिसीव, वो तो हो गई, ऐसे ही था ना। लेकिन एक और कंडीशन भी थी कि जब आपको भी ये इंश्योरेंस हो कि भाई आपने इसको कंडीशंस को फुलफिल कर लेना है, आप खुद अश्योर नहीं हो, तो क्या ग्रांट रिकॉर्ड करनी चाहिए? तो अगर अमाउंट रिसीव कर चुके हो तो फिर लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करो। ऑलराइट, तो अब अगर यहाँ और क्या इसका कोई और ऑप्शन है?
तो भाई फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपनी लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। हमें पता है कि ये पेएबल है, तो हम कंडीशंस को मीट नहीं कर पाए। क्लियर? अब चाहे फर्स्ट मेथड है चाहे ये लायबिलिटी के तौर पर ही रिकॉर्ड रहे। एनी डाउट? बेस्ट प्रेजेंटेशन थी, मतलब मुझे ना इसकी ये प्रेजेंटेशन एज सच कोई पसंद नहीं आई। बेस्ट प्रेजेंटेशन थी कि आप लोग जिस तरह से एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सोल्यूशन को एज इट इज जाके ना देखा करो। इन एग्जामिनर्स को कुछ नहीं पता होता कि कभी ये कहाँ से मुंह निकाल लेते हैं, कभी कहाँ से मुंह निकाल लेते हैं। आपने एक ही स्टैंडर्ड के मुताबिक रहना है कि अगर आपने लिख दिया ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आप अपने पहले नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताओ। नॉन करंट एसेट में आप उसे कॉस्ट भी बताओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताओ एंड डब्ल्यूडीवी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता इनका। ये कभी कहते हैं कि हमें डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी क्यों बता दी, हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो तुमने बताया ही नहीं, इसलिए मेरा मूड कर रहा था तो मैंने 2 नंबर डिडक्ट कर दिए। तो आप उसको मौका ही ना दो। सपोज अगर उसे डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी चाहिए होगी तो आपने वैसे ही बता दिया उसको, वो जाके चेक कर लेगा। क्लियर? और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन लिखना, कहीं पे अगर कोई करंट एसेट यूज कर रहे हो तो विद डेफिनेशन जान कि भाई ये मेरे करंट एसेट तो उनमें ये चीज आ गई। फिर करंट लायबिलिटीज बनाओ तो नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन अलग से लिख लेना और करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन अलग से लिख लेना। इसके फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना आप लोग। ओके हो गए? जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाओ तो देखो भाई ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली कोई बात तो हम लोग करते नहीं है, हम लोग बात कर रहे होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। और वहां क्या कुछ है, अदर इनकम एड, दोनों हेडिंग के साथ आ जाए। पहले अपने चाहे अदर इनकम पहले लिख लो या एक्सपेंस पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लिखो अदर इनकम हेडिंग, मतलब 3-4 लाइनें जरा छोड़ दो। उसके बाद आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 3-4 लाइनें उसकी आ जाएंगी। अब जिस तरह से जो पार्ट जहां पर आता होगा वैसे पुट करते जाओ उसको, एक बड़ा बेहतरीन सा आप लोगों के पास फॉर्मेट बन जाता है। क्लियर? तो एज इट इज आप इसको ना फॉलो करने लग जाना कि इसने ये किया था। हाँ, ये बेस्ट है कि जब आप लोगों के पास इस किस्म की सिचुएशन आती है ना और आपने एक ही नोट के अंदर सबको बताना है, तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है कि उसके सामने लिखो कि यार ये जो अमाउंट है ना, ये पॉइंट बी से रेलिवेंट है, ये पॉइंट ए से रेलिवेंट है, ये पॉइंट सी से रेलिवेंट है। ये एक छोटा सा रेफरेंस जरूर बता दें कि उसे दूर से पता चल जाए कि भाई पॉइंट बी का सोल्यूशन अगर मैंने देखना है ना तो बच्चे ने लिखा होगा कि भाई ऊपर वाले पॉइंट को ना देखो, वो तो पॉइंट ए से रेलिवेंट है, जो भी मतलब रेफरेंस हो आपने वो रेफरेंस जरूर दे देना है। बात क्लियर हो गई? और इसी के साथ हमारा गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये स्टैंडर्ड आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एम आई राइट? अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अब आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में इससे रेलिवेंट टेस्ट भी होगा। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।